नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इनमें फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं और साथ ही साथ में थर्ड सेम के और फिफ्थ सेम के वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनका दुर्भाग्य से इस विषय में बैक आ गया था। तो इस आशा के साथ कि आप सबके A+ ग्रेड आएगी, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, मेरी राय है, और अपने खुद के नोट्स बनाएं और कोई दिक्कत हो तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं मैंने आप लोगों के, उसमें अपनी दिक्कत को डालें तो मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन बहुत ध्यान से देखना हर चीज को, और जैसे मैं करता हूँ वैसे करने की प्रैक्टिस करो। ये मेरा वीडियो नंबर 15 है और इसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2017। 2017 में जो पेपर आया था वार्षिक पद्धति का, उसको इस वीडियो में सॉल्व किया जा रहा है। सारे क्वेश्चन इसमें आपके 1001 के नहीं है, इसमें मैं सेकंड जो आपके सेकंड सेम में आएगी वो भी सवाल है, कुछ ऐसे भी जो आपके डिप्लोमा पाठ्यक्रम में इन दिनों में है ही नहीं, ना तो फर्स्ट सेम है ना सेकंड सेम है। मैं केवल वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके 1001 से बिलोंग करते हैं। तो मेरी क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो पहली है, पहला क्वेश्चन ये, और जो पेपर में है वो है क्वेश्चन पहले का तीसरा। पहले का पहला आपके सेकंड सेम में आएगा, पहले का दूसरा भी सेकंड सेम में आएगा, पहले का तीसरा क्या लिखा है, सम्मिश्र संख्या 1 माइनस रूट 3 आयोटा का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। Find the modulus and argument of the complex number 1 minus root 3 iota. 1 minus root 3 iota. देखिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम आएगा तो ये या तो 1 नंबर में आएगा या फिर 3 में। ज्यादा संभावना इसकी 3 मार्क्स में आने की है, क्योंकि मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों क्वेश्चन अगर केवल मॉडुलस या केवल आर्गुमेंट होता तो शायद 1 मार्क में आता। हमें 1 माइनस रूट 3 आयोटा का मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। देखिए मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए, मॉडुलस और आर्गुमेंट ज्ञात करने के लिए हम पहले लिखते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के रूप में। तो अगर मैं x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करूं तो इसको लिखूंगा 1 प्लस, हमेशा देखिए प्लस ही आता है, तो मैंने माइनस को प्लस कर दिया, माइनस अंदर ले जाऊंगा, तो 1 प्लस आयोटा और y की जगह ये माइनस रूट सी हो जाएगा। अगर आप इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है, 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 आयोटा, एक ही बात है। लेकिन इसको मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया, 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस रूट 3। अब अगर हम कंपेयर कर, देखो कंपेयरिंग इट, यानी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, x प्लस आयोटा वाई से, तो क्या पाएंगे कि x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू है माइनस रूट 3। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी भी करनी चाहिए कि x1 और x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो दिखती बात है फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा, ये चौथा क्वाड्रेंट ना, चौथा चतुर्थांश। इसमें देखिए x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव y नेगेटिव होने की फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D के हिसाब से, x से 1, तो ये देखिए आप सोच सकते हैं इसको, ये तो है +1, y है माइनस रूट 3, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये रूट 3 है, नीचे इसका तो माइनस है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 छोटा ब्रैकेट के अंदर।
एक लाइन बना दी हमने, इस लाइन की जो लंबाई है वो इसका मॉडुलस है, और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ये एंगल कैसा बनाया मैंने, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो नेगेटिव आएगा। कितना आएगा भी तय करते हैं। तो मॉडुलस तो आप जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अंडर रूट एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू माइनस रूट सी, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, रूट सी का 3 होता है, 1 + 3 4, 4 का रूट 2 होता है, तो मॉडुलस इसका 2 हो गया। अब निकालेंगे आर्गुमेंट। तो जो आर्गुमेंट होता है वो tan इनवर्स y अपॉन x होता है। tan इनवर्स y है इसका माइनस रूट सी एक्स है प्लस 1, तो tan इनवर्स माइनस रूट सी। अब ये सिंपल सी एक ट्रिग्नोमेट्री की बात है कि tan इनवर्स माइनस रूट सी जो होता है वो माइनस tan इनवर्स रूट सी होता है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। tan इनवर्स, वैसे आप इन सबसे बच सकते हैं कि अगर एक तरीका याद रखें तो, अगर आप एक तरीका याद रखें तो ये सब फॉर्मूले से बच जाएंगे। एक तरीका और बता देता हूँ आपको। देखिए ये तो आपको पता पड़ ही गया ना कि जब x प्लस और y माइनस हो तो लाइन आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएगी, आप क्या करें कि tan थीटा निकाल लें। फॉर्मूला tan थीटा क्या होता है, y अपॉन एक्स। तो यहाँ मैं y का मॉडुलस लूंगा और x का मॉडुलस लूंगा, तो माइनस प्लस को बोल जाओ, अब मॉडुलस ले लो केवल, y का मॉडुलस। y कितना है, माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 का जब लेंगे मॉडुलस, और x क्या है 1, 1 का मॉडुलस। मॉडुलस हमेशा प्लस में आता है, तो माइनस रूट 3 का मॉडुलस प्लस रूट 3 आएगा, 1 का मॉडुलस 1 ही होगा, रूट 3 1 का भाग लगाएंगे, रूट 3 आ जाएगा। अब जब tan थीटा रूट 3 है तो बताओ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, 60 डिग्री यानी कि π/3, थीटा हो गया π/3। लेकिन चूंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो ये π/3 एंगल होगा, और ये जो कि π/3 और क्लॉकवाइज है इसको कहेंगे माइनस, तो ये माइनस π/3। तो ये सारे फॉर्मूले की रामायण ही नहीं रहेगी कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जब tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं ना y अपॉन एक्स का, तो y और x की पॉजिटिव वैल्यू लें आप हमेशा। कौन सी वैल्यू लें, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता जो होता वही आंसर आ जाता, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होते तो उस एंगल को 180 में से घटा देते, थर्ड में होते तो 180 में जोड़ देते। नॉर्मली थर्ड में तो कभी लेते नहीं है, क्योंकि थर्ड में लेंगे तो 180 में जोड़ देने की, कभी 180 ज्यादा नहीं करते। उस केस में इधर से घुमाते हैं अपन, इस साइड से 180 से कुछ कम करते। वो बाद में आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, ये बातें आपकी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। तो फिलहाल तो आपका मॉडुलस 2 और आर्गुमेंट माइनस π/3, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा इस सीक्वेंस का, वो पहले का 5वां है क्वेश्चन, पहले का चौथा, सॉरी पहले का चौथा है, ये पहले का चौथा, ये पेपर 2017, ये पहले का चौथा। 8 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज 8 persons can be seated around a round table? ये एक गोल टेबल है, यहाँ कुर्सी लगी है, 8 जने को बैठा, कोई होगी कोई कमेटी बनी हुई, 8 जनों की, उसको यहाँ इसके चारों ओर बैठना है मीटिंग करने के लिए। हम उन 8 जनों को इस राउंड टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए 2 प्रकार से बैठाने का होता है, एक तो एक लाइन में और एक राउंड। अगर किसी एक लाइन में बैठाना हो, जैसे मान लीजिए 5 जनों को एक लाइन में बैठाना हो, तो उसको बैठाने तरीके होते हैं फैक्टोरियल 5। 10 जनों को बैठाना हो तो फैक्टोरियल 10। ये सिंपल सी बात है बिल्कुल। लेकिन यहाँ लाइन में नहीं है, एक राउंड में है,
तो राउंड में क्या होता है कि देखिए लाइन में एक बात और बताओ, जैसे कोई लाइन है ये, तो इसके इधर कोई पॉइंट ही नहीं है और इसके उधर कोई पॉइंट नहीं है, ये डेड एंड है। इसमें कोई डेड एंड नहीं होता है। जब सर्कल के ऊपर होता है ना, तो कहीं भी जब आपको बाकायदा मिलेगा रास्ता, कभी खत्म नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होता है, सिरा नहीं होता है। तो इसके लिए एक रूल ये है कि हम किसी एक पर्सन को कहीं पर भी बैठा दें। मान लीजिए यहाँ पे 8 कुर्सियां, तो एक कुर्सी पे किसी भी पर्सन को बैठा देंगे पहले। अब बची कितनी? 7। तो उसको बैठाने के लिए, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया, बाकी 7 को बैठाना, तो उसको फैक्टोरियल 7 प्रकार से बैठा सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? जब 8 जने बैठे ना, तो फैक्टोरियल 7 प्रकार से। जब 5 जने बैठे तो एक को फिक्स कर देंगे, बाकी 4 को फैक्टोरियल 4। तो 5 को बैठाएंगे तो फैक्टोरियल 4, 3 को बैठाएंगे फैक्टोरियल 2, 8 को बैठाएंगे फैक्टोरियल 7। अगर नंबर ऑफ पर्सन n हो और उसको उनको इस टेबल के राउंड बैठाना है, अगर पर्सन n है तो तरीके होंगे फैक्टोरियल n से एक कम कर दो, यानी कि n-1। ये फॉर्मूला है। इफ n persons are to be arranged round a table, the methods are, यानी उनको बैठाने के तरीके हैं, वो है फैक्टोरियल n-1। ये फॉर्मूला ही है। अब देखो आप यहाँ पे हमारे केस में n कितना है? 8। देखा ना, 8 पर्सन है तो 8 है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 8-1 यानी फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 को करेंगे सॉल्व, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब गुणा करेंगे, सब आपस में 7 6 42, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, इनको आपस में गुणा करेंगे ना, 6 को 20 को 42 से, तो 5040 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है ना? ये क्वेश्चन आने की संभावना है 3 नंबर के अंदर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी मुश्किल प्रश्न माना जाता है, और अगर आ गया तो ये 8 नंबर का ही आएगा। एक बार आया हुआ है, ये 2017 के पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें आया हुआ है। ये हमारा इस पेपर में सीक्वेंस नंबर 3 हो गया, और वैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। पेपर जो है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या है, देखिएगा। प्रूव दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to n is 1 into 3 into 5 dash 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 up to 2n minus 1 upon factorial n into 2 raised to n into x raised to n। यानी सिद्ध कीजिए कि 1 plus x की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1 upon factorial n into 2 raised to n into x raised to n है। ये मिडिल टर्म का प्रश्न है। आप मेरे यूनिट 5B में जाकर अगर वीडियो देखेंगे तो आपको काफी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो पहले तो क्वेश्चन पेपर लिख लेते हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x is to 2n, यानी 1 plus x की पावर 2n के प्रसार में मिडिल टर्म यानी मध्य पद जो होगा वो ये होगा। तो आप जानते ही हैं कि जब ऊपर पावर जो होती है वो n हो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो पदों की संख्या एक ज्यादा होती है, n+1 होती है। जैसे आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे x plus a की पावर मान लीजिए 10 है, तो इसमें जो टर्म्स आएंगे ना वो 11 आएंगे। कितने आएंगे? 11 आएंगे। जैसे x plus a की पावर 4 है, तो इसको खोलेंगे तो इसकी 5 टर्म्स आएंगी। यानी जितनी पावर होती है ना
उससे एक ज्यादा टर्म होती है। मैं आपको बहुत धीरे धीरे हर चीज को समझाऊंगा तब आपको सवाल समझ में आएगा। अब यहाँ 1 + x की पावर कितनी है? 2n है। 2n जो होता है ना, ये ऑलवेज इवन नंबर होता है, ये ध्यान रखना। 2n कभी ऑड नहीं होगा, चाहे n कुछ भी हो। मान लीजिए n1 है तो 2 1 2 इवन, n2 है तो 2 2 4 इवन, n3 है तो 2 3 6 इवन। यानी 2n तो कभी ऑड हो ही नहीं सकता, 2n तो हमेशा इवन ही होगा। हम ही कहना चाहते हैं कि अगर 1 + x की पावर इवन नंबर है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो ऑड होंगी। आपको कहा था जब ये 10 हो तो टोटल टर्म्स 11 होती है, 4 हो तो 5 होती है। तो जब पावर 2n होगी तो टर्म्स कितनी होंगी? टोटल टर्म्स 2n में एक जोड़ दो, 2n+1। और अगर 2n इवन है, अगर क्या होता है इवन है, 2n तो इवन ही होता है, तो 2n+ हमेशा ऑड ही होगा। यानी अगर ये 1 + x की पावर इवन है, इसकी जो टोटल टर्म्स होगी वो ऑड होगी। जैसे 8 है तो 9 होगी, 12 है तो 13 होगी, 100 है तो 101 होगी, इस प्रकार से। पहले ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ऑड नंबर्स आते हैं, विषम पद आते हैं ना, तो एक ही मध्य पद होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि पावर 4 है, तो टर्म्स कितनी होंगी? 5। ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। अब अगर 5 टर्म लिखेंगे आप तो पूछेंगे आपसे बीच वाली कौन सी है? दिखती बात ये बीच वाली है, दो इधर दो इधर, ये बीच में कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी हुई ना, ये तीसरी कहाँ से आई, कैसे आई? इसका तरीका बताऊँ आपको। मैंने कहा था 4 टर्म्स हैं, टर्म्स 4 है तो पदों की संख्या, मतलब टर्म सॉरी, पावर 4 है तो पदों की संख्या नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी। और मिड टर्म होगी तीसरी। टर्म 4 थी ना, अभी बोला मैंने पावर 4 है, तो क्या करो, 4 में 2 का भाग लगा दो, उसमें 1 जोड़ दो। 4/2 की तो 2 + 1 3, तीसरा आ गया। जैसे मान लीजिए 8 टर्म्स होती, सॉरी 8 इसकी पावर होती, इंडेक्स 8 होती, तो टर्म्स कितनी होती? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच वाली कौन सी होती? 4 इधर छोड़ दो, 4 उधर छोड़ दो, ये टर्म बीच वाली हो गई बस। ये कौन सी? 1 2 3 4 पांचवी, पांचवी। ये 5 कैसे आएगी? क्या तरीका आने का? 5, ये जो 8 है ना, एन की वैल्यू इंडेक्स में, इस 8 में 2 का भाग लगा के 1 जोड़ दो। 8/2 कितना हुआ? 4, 4 और 1 5, ये 5। ये चीज आपको समझने की है। सबसे पहले आपको यही समझना होगा, इसलिए मैं डीप में इतना जा रहा हूँ। देखिए 1 + x की पावर 2 है, ये आपको कहा है। इसमें अब जो बातें मैंने बोली ना वो लिख रहा हूँ। 1 + x की पावर 2n, 2n इज इवन। 2n हमेशा इवन होगा, सम होगा। अगर 2n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो ऑड आएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होती है। और जब ऑड नंबर की टर्म्स आती है ना, तो एक ही मिडिल टर्म होती है, ओनली वन मिडिल टर्म इज देयर। कौन सी होती है वो? अभी मैंने बताया ना आपको, 2n में 2 का भाग लगा दिया, इंडेक्स है ना 2n, इसको 2 से भाग लगा के उसमें 1 जोड़ दिया। तो अगर मैं 2n में 2 का भाग लगाऊं, 2 2 कट जाएगा, n+1 हो गई। n+1 हुई जो पद होगी वो मिडिल टर्म हो गई। ये क्लियर हो गया। अब आपको कुछ बातें और समझानी पड़ेगी। देखिएगा, x+a की पावर n, इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म tr+1, जिसे कहते हैं व्यापक पद, उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR x⁻n−r a⁻r। ये फॉर्मूला होता है। x + a की पावर n के प्रसार में व्यापक पद
the general term tr plus 1 in the expansion of x plus a raised to n is this. अब हमारे क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स है, यहाँ देखिएगा 1 प्लस एक्स है। अगर x प्लस a की जगह में 1 प्लस एक्स की पावर n कर दूं, भाई n तो n है, प्लस से प्लस है, x की जगह 1 ले लिया और a की जगह x ले लिया। अब बताओ इसका tr प्लस 1 क्या होगा? फॉर्मूला यही है tr प्लस 1 का, जनरल टर्म का, NCR। यहाँ भी n था तो यहाँ भी n, NCR तो आएगा। फिर x की पावर n माइनस r, इसमें x ये रहा और यहाँ पे x जगह 1 है, तो 1 की पावर n माइनस r यानी कि n माइनस r इंटू a की पावर r। a क्या ये रहा, a सेकंड जो आ रहा है x के बाद जो आ रहा है वो है, यहाँ 1 के बाद x आ रहा है, तो a की जगह यहाँ पे x है, तो जैसे a की पावर r है ना, तो x की पावर r हो जाएगी। अब देखिए NCR, 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही रहेगी, 1 की पावर से मैं कितना भी कर दूं 1 ही रहेगा, तो NCR इंटू एक्स रेज टू आर, ये हो गया TR प्लस 1। ये आपको याद रखना होगा, मैंने तो आपको समझा दिया है। आपको एग्जाम में ये बात समझाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को, आप कहना हम जानते हैं कि वी नो वेरी वेल TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR एक्स रेज टू आर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू n। कम मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो हम वापस से देखें जरा, हमने कहा था कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n के अंदर 2n तो हमेशा इवन होगा, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो एक ज्यादा, वो हमेशा ऑड होगी, और जब ऑड टर्म्स होती है तो एक मिडिल टर्म होती है, कौन सी? 2n में 2 का भाग लगा, एक जुड़ा, यानी कि n प्लस 1। हमको n प्लस 1 टर्म जो है मिडिल टर्म, उसको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि जो n प्लस 1 टर्म है वो ये है, ये प्रूव करना। अब देखिएगा, लिखेंगे इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू n। हमारे क्वेश्चन था ना 1 प्लस एक्स, यहाँ पे देखिए, हालांकि वो 2n था, पर हम फॉर्मूला n के लिए लिखेंगे, बाद में n की जगह 2n लिख देंगे। इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू n, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में TR प्लस 1 यानी कि जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद का फॉर्मूला NCR एक्स रेज टू आर। अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको समझाया क्या कि NCR एक्स रेज टू आर, ये आपको याद रखना होगा। अब हमें निकालना है n प्लस 1 पद, यानी कि हमें चाहिए TN प्लस 1। क्या चाहिए हमको? वी रिक्वायर TN प्लस 1। यहाँ आपको मिल रहा है TR प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया? आप R की जगह पर n लिख दें इस फॉर्मूले में, तो पुट R इज इक्वल टू n। और क्या बात है, हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है ना, वह 1 प्लस एक्स की पावर n है, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n है। इसका मतलब कि जहां फॉर्मूले में n आता है वहां आपको 2n करना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्लेस दिस n बाय 2n। एक तो क्या किया मैंने, r की जगह n लिख दिया, क्योंकि मुझको TN प्लस 1 चाहिए, TR प्लस 1 नहीं, TN प्लस 1 यानी r की n। और एक क्या लिखा मैंने, रिप्लेस n बाय 2n इन 1। ये फॉर्मूला है ना, इसको 1 नंबर कह दिया मैंने। इस 1 के अंदर आप r की जगह लिख देंगे n, और n को रिप्लेस कर देंगे 2n से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 2n है। क्या हो जाएगा बताइए? TR प्लस 1 बन जाएगा TN प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह क्या बताया मैंने आपको, 2n, तो NCR की जगह 2NC, और r की जगह n कह चुका हूं मैं मेरे आपको, r तो n है, तो ये NCR था ना, और n 2n है, तो 2NCN हो गया, और x की पावर r, और r चूंकि n है, x की पावर n, ये हो गया। यहाँ तक आपकी समझ अगर आ जाए, आगे कोई खास बात नहीं है, इतना समझना बहुत जरूरी था। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2NCN इंटू एक्स की पावर n, तो हमको ये मिल जाएगा। कैसे, मैं समझा।
ध्यान से देखिएगा। अब जानते हैं ना फॉर्मूला एनसीआर का क्या होता है? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है ना एनसीआर का फॉर्मूला। तो यहाँ तो एनसीआर है, यहाँ आपके 2 NCN है, यानी कि एन की जगह तो 2n है और आर की जगह n है। जैसे हमने किया था ना फैक्टोरियल एन, तो यहाँ फैक्टोरियल 2n हो जाएगा। फिर अपॉन फैक्टोरियल आर किया था ना, यहाँ फैक्टोरियल n हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल किया था n माइनस आर, फैक्टोरियल 2n माइनस n, और इंटू एक्स की पावर तो है ही यहाँ पे, एक्स की पावर है इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n, और 2n में से n घटाएंगे तो फैक्टोरियल n आएगा इंटू एक्स की पावर। अब किसी भी नंबर का फैक्टर होता है पॉजिटिव नंबर का, जैसे 8 का फैक्टर क्या लिखते हैं अपन? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी 2n का है, एक ही कम करते चले जाओ, तो पहले 2n आएगा, फिर उससे एक कम 2n माइनस 1, फिर एक और कम 2n माइनस 2, एक और कम 2n माइनस 3, एक और कम 2n माइनस 4, और कम करते करते कभी कभी तो आखिर में एक आएगा ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 5 4 3 2 1। हम और भी कह सकते थे, 8 भी कर सकते थे, 8 6 8 7 6 5 4 3 2 1, कुछ संख्या हमने पीछे की ली थी। कोई भी फैक्टर होता है आखिर में 3 2 1 आता है। नीचे ये फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन है, ये और एक्सपोनेंशियल है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो टर्म्स देख रहे हो ना, ये वाले टर्म्स, ये इतने सारे टर्म्स यहां से लेके यहाँ तक, ये 2n टर्म्स हैं। कितनी? 2n। इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 होता, 4 3 2 1 होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4। जब ये 4 है तो 4 टर्म्स। मान लीजिए फैक्टोरियल 6 होता, तो 6 5 4 3 2 1, कितने टर्म्स आ गए? 1 2 3 4 5 6। यानी जिसका फैक्टोरियल होता है जिस नंबर का, उतनी ही टर्म्स होती हैं। अब यहाँ फैक्टोरियल 2n है, अगर 2n का फैक्टोरियल है तो 2n टर्म्स होंगी। यानी ये टर्म दिख रही ना, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते आखिर में एक आएगा। अगर इनकी मैं गिनती करूं 1 2 3, तो कितनी होगी? 2n। क्योंकि जितना फैक्टोरियल उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। लिख दिया मैंने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2n टर्म्स हैं अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। अब देखिएगा 2n तो होती है इवन नंबर। जैसे मैं कहता कि 8 टर्म्स हैं, तो 8 टर्म्स में 4 अलग कर दी, 4 अलग कर दी। 20 टर्म्स है तो 10 अलग कर दी, 10 अलग कर दी। तो 2n टर्म्स है ना, तो n अलग कर देंगे, n अलग कर देंगे, आधी आधी कर देंगे। मतलब आधी कैसे करेंगे? एक छोड़ के एक लिख देंगे। जैसे ये 2n, इसको छोड़ दो, फिर 2n माइनस 2, इसको छोड़ दो, 2n माइनस 4, ऐसे करके। और यूं करके हम कौन से ले रहे हैं? हम इवन ले रहे हैं। देखो 2n ले रहे हैं, इवन नंबर लिया आपने, तो 2n माइनस 2 इवन होगा, 2n माइनस 4 इवन होगा। अब यहाँ 6 लूंगा, 4 लूंगा, 2 लूंगा। अगर मान लीजिए 8 साल लिखता, तो 8 लेता, 6 लेता, 4 लेता, 2 लेता। ये बात देखिए मैंने। अब देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। 2n माइनस 1 से लेकर ये 1 तक आ रहा ना, मैंने इसमें से क्या कर दिया? आधी अलग कर दिया, आधी अलग कर दी। 2n, 2n माइनस 2, 1 छोड़ दिया, बना के ले लिया मैंने। 2n माइनस 4, करते करते आखिर में 6 4 2। अब जो बाकी बचे हुए हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 2n माइनस 7, ये सब आएंगे। और वहां आपने 6 4 2 लिए, अब क्या बचेंगे? 5 3 1। हमारे अब 10 से शुरू करते हैं, 10 8 6 4 2, तो आखिर लिखते 9 7 5 3 1। फिर हम 5 3 1 लिखेंगे। यानी ये जो 2n टर्म्स थी, कितनी टर्म्स थी? 2n। उसकी आधी ये है, आधी ये है। जैसे 50 टर्म थी, 25 ये है, 25 हुआ। 20 टर्म थी, 10 ये है, 10 हुआ। नीचे वही है, इंटू एक्स टू एन। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप। आप देख रहे होंगे जितनी भी टर्म्स है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, कुल मिला के एन टर्म्स हैं। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है। सब अच्छा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए
2n इंटू ये इंटू सब इंटू हो रहा है सारे, और हर एक में 2 आ रहा है। 2n को लिख दिया मैंने, 2n तो खैर है ही है। अब 2n माइनस 2 को क्या किया मैंने, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा n माइनस 1, ऐसे लिखा मैंने, कर्ली ब्रैकेट, ये लगाया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट 2n, और इस 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1। इस 2n माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया, बचेगा n माइनस 2। इस 6 में से 2 कॉमन लिया, बचेगा 2 इंटू 3। इस 4 में से 2 कॉमन लिया, बचेगा 2 इंटू 2। इस 2 में से 2 कॉमन लिया, बचेगा 2 इंटू 1। यानी 6 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2, 2 को 2 इंटू 1। कहने का मतलब क्या, इन सभी में से 2 कॉमन आ रहा है। एक्चुअली सभी का एक कॉमन फैक्टर 2 है, और वो सब मल्टीप्लाई हो रहा है। इस बात ध्यान, ये कोई जुड़ नहीं रहा है, ऑल इज मल्टीप्लाइंग, ऑल आर मल्टीप्लाइंग। जैसे ये n, सॉरी ये 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितने n दफे लिखा ना मैंने, n टर्म्स है। जब 2 इंटू 2 2 बार होता है तो 2 स्क्वायर लिखा जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हो तो 2 की क्यूब लिखा जाता है। 2 इंटू 2 अगर 5 दफे हो तो 2 की पावर 5 लिखा जाता है। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 करते n दफे है, तो 2 की पावर n हो गया। अब देखिए n, n माइनस 1, n माइनस 2 करते करते आखिर करते देखो 3 2 1, क्योंकि ये 2 तो सब में कॉमन नहीं, 2 तो गुणा कर चुका हूँ, 3 2। अब इस पे आ जाओ। अच्छा यहाँ क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई में हम कैसे भी कर सकते, आगे पीछे कर सकते ना। मैं 5 इंटू 3 इंटू 1 को 1 इंटू 3 इंटू 5 भी कर सकता हूँ, वो मैंने कहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ देखिएगा, वहां से उल्टा, एक्चुअली किया क्यों मैंने, ये किस लिए किया, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है ना, उसमें इसी फॉर्म में लिखा 135 लिखा हुआ है, इसलिए किया। तो क्योंकि गुणा ही हो रहा है ना, तो मैंने कोई बात नहीं, जो फर्स्ट थी उसको लास्ट लिख दिया, जो लास्ट उसको पहले लिख दिया। 135 135, और यूं 135 करते करते आखिर में क्या आएगा, 2n माइनस 1, या 2n माइनस 1। इसके बाद ऑफकोर्स 2n माइनस 3 आएगा, उसके बाद 2n माइनस 5 आएगा, लेकिन हाँ जो स्टार्टिंग था 2n माइनस 1 वो यहाँ लास्ट में हो जाएगा। अपॉन तो फैक्टोरियल है ही। अब जरा देखिए, अच्छा ये काम मैंने यहाँ कर दिया था, और इसको मैंने यहाँ रख दिया, और ये मैं 2 की पावर n कर चुका था। अब क्या किया मैंने, एक्चुअली ये पूरा के पूरा इसमें गुणा हो रहा है, तो इस बार मैंने इसको आगे लिख दिया, इस पूरे को आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। अब ये तो 2 की पावर n है, और ये देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 करते करते 3 to 1, ये तो आप जानते हैं फैक्टोरियल n ही होता है। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n। नीचे क्या है, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर n। ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। अब क्या रहा, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 रेज टू n इंटू एक्स रेज टू n। यही हमको प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लो, आने की संभावना है। ये मुश्किल से मुश्किल सवालों में से आता ही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन पेपर में ये जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। पेपर में ये क्वेश्चन है दूसरे का पहला, क्वेश्चन दूसरे का, नहीं दूसरे का दूसरा है, क्योंकि दूसरे का पहला तो ये था, ये दूसरे का दूसरा है। ये देखिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला तो ये था, ये दूसरे का दूसरा है। क्या है, प्रूव दैट sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/60। ऐसे सवाल आप पहले बहुत कर चुके हो, तरीका वही है, फिर कर लेते हैं। ये भी 8 नंबर में आना चाहिए, स्टार लगाए 3 इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने क्या करना है इसके अंदर, जो पहले आज तक किया है, एक वैल्यू स्टैंडर्ड है sin 60, इसको पहले लिख दिया, और बाकी जो 3 थी ना उनमें से 2 को साथ ले लिया मैंने, यहाँ 50 और 10 को साथ लिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया, क्योंकि 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना है, और वो sin 70 अलग से लिख दिया। यहाँ sin 60 तो √3/2 होता ही है, ये 1/2 बार आ गया, ये 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a को 50, b को 10, 2 sin a sin b इंटू sin 70, मैंने 50 को a माना, 10 को b माना, इज इक्वल टू √3/4, ये √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, और ये 2 sin a sin b को हमने लिखा फॉर्मूला क्या होता है, cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b, और इंटू sin 70 तो सही है, इंटू sin 70 तो है यहाँ पे ऑलरेडी। अब देखिएगा √3/4, अब वापस a और b की वैल्यू पुट कर दी, a हमने माना था 50 डिग्री को, b माना था 10 डिग्री, देखिए 50 a है, 10 b है, 50 माइनस 10 और वो 50 प्लस 10, 50 माइनस 10 होता है 40, और 50 प्लस 10 होता है 60, cos 60 होता है 1/2, तो cos 40 को लिखा cos 40 बटाएगी, यहाँ 1 और 2 एलसीएम आ गया 2, 2 में 1 का भाग 2 इंटू cos 40, 2 cos 40 माइनस 2 में 2 का भाग 1 इंटू 1 sin 70 है जी। अब √3/8, क्योंकि 2 इंटू 4 8 हो गया, ये 2 इंटू 4 8 हो गया, और इस sin 70 को मैं अंदर लेके आ गया, तो 2 sin 70 cos 40 माइनस 1 इंटू sin 70, तो sin 70, मैंने अब क्या इस 70 को a मान लिया और 40 को b मान लिया, 70 को a मान लिया और 40 को b मान लिया, तो हो गया 2 sin a cos b, 2 sin a cos b माइनस sin 70, और 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो √3/8 sin a प्लस b का मतलब sin 70 प्लस 40 प्लस sin a माइनस b का मतलब sin 70 माइनस 40, sin 70 प्लस 40 प्लस sin 70 माइनस 40, और माइनस sin 70 तो वो है ही, √3/8, 70 40 110 होते हैं, तो sin 110, 70 माइनस 40 30, तो sin 30 माइनस sin 70, √3/8। अब देखिए मैंने sin 110 को कैसे बदला, अब देखना 110 और 70 मिलकर 180 होते हैं, तो मैं 110 को 70 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे देखिएगा, sin 110 को मैं कह सकता हूँ sin 180 माइनस 70, और भाई 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 ही बचेगा ना, तो हमने 110 को लिख दिया 180 माइनस 70, अब sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, सो इट इज sin 70, तो मैंने sin 110 को sin 70 लिख दिया, प्लस sin 30 कितना होता है 1/2, माइनस sin 70 sin 70, अब sin 70 sin 70 कट गए, तो √3/8 इंटू 1/2, तो √3 इंटू 1 √3, और 8 दूना 16, तो √3/16, तो यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया आपके। ये पेज नंबर हमारा 66 था, अब देते हैं पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है सीक्वेंस का, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है, if the function f(x) is continuous at x बराबर 1, then find the value of k। देखो यदि फलन f(x) बराबर, ये f(x) दे रखा आपको, देखो फंक्शन की 2 वैल्यू है, पहली तो x है और दूसरी k माइनस 2x है, ये f(x) बराबर x कब है, जब x की वैल्यू 1 से कम है लेकिन 0 या 0 से ज्यादा है, और ये k माइनस 2x कब है,
जब x की वैल्यू 2 या 2 से कम है लेकिन 1 या 1 से ज्यादा है, दो वैल्यूज आपको f की मिल रही है, आपको k की वैल्यू पता करनी कब, अगर ये फंक्शन x बराबर 1 पर सतत यानी कि कंटिन्यूस हो तो। इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फंक्शन है। अब ये पूरा क्वेश्चन अगर आएगा तो 8 नंबर में आएगा, और ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आप कहाँ देखेंगे, जो यूनिट 2 है हमारी, यूनिट 2 की जो क्लासरूम आईडी है ना, सॉरी जो क्लासरूम है बनी हुई टीचमेंट के अंदर, यूनिट 2 है, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस का जो है ना ए पार्ट, मतलब जिसमें फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी सॉल्व कर रखे मैंने, यूनिट 2 है, उसका वीडियो नंबर 5 जब देखेंगे आप, और उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यही है, पूरा सॉल्व कर रखा है, आप वहां से देख लें। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आएगा अगर आएगा तो, इसको 2 स्टार लगाया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन है पेपर का 5वें का पहला, 5वें पहला, इफ x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस वाई, अगर x रेस टू y का मान e की पावर x माइनस वाई हो, देन प्रूव दैट, तब आप सिद्ध करें dy बाई dx बराबर log x बेस e अपॉन 1 प्लस log x बेस e होल स्क्वायर। if x raised to y is equal to e raised to x minus y, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx is equal to log x बेस e अपॉन 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर। बेस e लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडरस्टूड है डिफरेंशियल कैलकुलस में बेस हमेशा e ही होती है, जब तक अदर दे नहीं रखी, अगर कुछ नहीं दे रखी तो हमेशा e मानी जाती है। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं भाई, हमें क्या दे रखा है, x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस वाई, गिवन है, लिख दिया, गिवन x रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस वाई। अब यहाँ देखिएगा फंक्शन की पावर फंक्शन, क्या करें, हमेशा दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। जैसे लॉग लूंगा तो ये x रेस टू y आगे लॉग लिख दूंगा, लॉग x रेस टू y इज इक्वल टू लॉग e रेस टू x माइनस वाई। अब लॉग के रूल जानते ही हैं आप, अगर x की पावर y का लॉग है तो ये y आगे आ जाएगा, तो y log x हो गया इजिकल टू, यहाँ भी ये x माइनस वाई आगे आ जाएगा, तो x माइनस वाई log e, और log e 1 होता है, log e का मतलब log e बेस e भी रहता है, log e बेस e हमेशा 1 होता है, ध्यान देना। तो log e को मैंने 1 लिख दिया, क्या हो गया, y log x बराबर x माइनस वाई इंटू 1, इसका मतलब y log x बराबर x माइनस वाई, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वापस वही आएगा, इसका मतलब y log x, ये y इधर आ जाएगा, प्लस y बराबर x, अब मैं y कॉमन लूंगा तो log x प्लस 1 बराबर x, y कॉमन लिया log x प्लस 1 बराबर x। अब y निकाला मैंने, y बराबर ये log x प्लस 1 से गुणा हो रहा है ना, तो डिवाइड हो जाएगा, तो x अपॉन log x प्लस 1 लिखूं या 1 प्लस log x लिखूं, कारण कि हमको जो प्रूव करना है ना, प्रूव करने में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है, तो मैंने log x प्लस 1 को 1 प्लस log x लिख दिया। अब ये u बटा v की फॉर्म में आ गया, दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन v, दो फंक्शंस का डिवीजन होता है ना, उसका डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सॉरी, तो ये y की वैल्यू आ गई। नाउ क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई dx बराबर, और ये आप जानते हैं u बटा v में क्या होता है, v का स्क्वायर यानी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, फिर v यानी कि 1 प्लस log x इंटू u का डिफरेंस यानी कि dy बाई dx ऑफ x, फिर माइनस u यानी कि x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर
1 प्लस लॉग एक्स और x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है माइनस x, और इसका डिफरेंशियल 1 का तो 0 और log x का 1 अपॉन x, अपॉन वो चल ही रहा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इट मींस dy बाई dx बराबर 1 प्लस लॉग एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स ही आएगा माइनस x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 0 1 अपॉन एक्स ही आएगा, एक्स एक्स कट गया बटा वही चल रहा है, इट मींस dy बाई dx बराबर, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, अब इस 1 से 1 कट गया तो dy बाई dx कितना आ गया log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। बहुत सिंपल है, अब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही अच्छा काम। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को भी बहुत एंजॉय किया होगा और आगे इसको आप पूरा देखकर और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ऐसी मुझे आशा है आपसे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते वीडियो को खत्म करता हूँ, एंड इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।